दिवाली के दिए अंधेरे के साए। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश शर्मा निवास दिवाली की धूम हवा में मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की गूंज थी। पर घर के भीतर एक अलग ही हवा बह रही थी। गर्मागर्म चाय की तरह तनाव से भरी हुई नंदिनी नंदू शर्मा ने अपने ऑफिस वाले बैग को सोफे पर पटका। उसकी सांसें तेज थी। आज फिर एक औरत को, मालती को, उसके मारपीट करने वाले पति और ससुराल वालों से बचाकर महिला आश्रम पहुंचाने में पूरा दिन निकल गया था। मालती का कांपता चेहरा, उसके बेटे का डरा हुआ सहमा चेहरा, ये तस्वीरें नंदू के दिमाग से नहीं हट रही थी। इतनी देर कहाँ थी? नंदिनी पिता राजेश शर्मा की आवाज कमरे में गूंजी। वह अखबार पढ़ते हुए सोफे पर विराजमान थे। उनकी आवाज में नाराजगी के साथ साथ एक खास किस्म की तलखी थी। घर में त्योहार है और तुम्हें अपने उस एनजीओ का ही ख्याल रहता है? पापा, मैंने बताया था, आज एक केस क्रिटिकल था। एक औरत को, नंदू ने थकी हुई आवाज में जवाब देना चाहा। औरत को? राजेश ने अखबार जोर से बंद किया। तुम्हारा काम ही है न घर बर्बाद करने वालों को इंस्पायर करना। तुम्हारा काम ही है ना घर बर्बाद करने वालों को इंस्पायर करना। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है? उस औरत पर थोड़ा सहन कर लेती, समझौता कर लेती, पर नहीं। तुम जैसी लड़कियां तो बस लड़ना सिखाती हो। घर परिवार की इज्जत का क्या होगा? इतने में माँ मधु शर्मा चुपचाप चाय की ट्रे लेकर आईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह किसी रोबोट की तरह अपना काम कर रही हों। उनकी नजरें जमीन से चिपकी हुई थी। उन्होंने राजेश के सामने चाय का कप रखा, फिर नंदू के सामने। माँ, मैं खुद ले लेती, नंदू ने कहा। लेकिन मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सूखी सी मुस्कान बनाकर पलट गईं। सोफे के दूसरे कोने पर बैठीं दादी, बड़की अम्मा, उनकी उम्र के साथ आंखें कमजोर हो गई थी, पर उनकी ज़बान की धार कम नहीं हुई थी। वह मुंह बनाकर बुदबुदाईं, हमारे ज़माने में तो बेटियां घर संभालना जानती थी। त्योहार हो, बीमारी हो, घर ही पहला फर्ज होता था। अब तो पढ़ लिख कर सिर चढ़ गया है। हमारे ज़माने में तो बेटियां घर संभालना जानती थी। त्योहार हो, बीमारी हो, घर ही पहला फर्ज होता था। अब टू पढ़ लिख कर सर चढ़ गया है। डॉट। नंदू ने गर्म चाय का घूंट लिया। चाय गले से उतर रही थी, लेकिन वह उस अजीब सी जकड़न को दूर नहीं कर पा रही थी जो हमेशा की तरह उसके सीने को कस रही थी। यह उसका अपना घर था, फिर भी यहाँ की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। बाहर वह औरतों के हक की लड़ाई लड़ती थी, पर यहाँ अपने ही घर में वह खुद उसी आतंक से घिरी हुई थी। एक ऐसा आतंक जो चीखता नहीं था, मारता नहीं था, हमेशा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की हर खुशी को खोखला कर देता था। यह आतंक था डर का, नियंत्रण का, चुप्पी का। 3 पीढ़ियों की औरतें, बड़की अम्मा, माँ मधु और खुद नंदू एक ही छत के नीचे इसी अदृश्य आतंक की कैदी थी। ठंडी रोटी, गरम गुस्सा। अगले दिन शाम खाने की मेज सजी हुई थी। मधु रोटियां बना रही थी। आज उनका दिमाग कहीं और था। डॉक्टर आनंद ने कल ही उनकी जांच की थी और आयरन की बहुत कमी बताई थी। कमजोरी के साथ साथ एक हल्का सा चक्कर भी उन्हें आ रहा था। पहली 2 रोटियां गरम गरम परोसी गई। तीसरी रोटी थोड़ी देर से आई। राजेश ने उसे उठाया। यह क्या? रोटी ठंडी है। उनकी आवाज में तुरंत आग भर गई। उन्होंने रोटी जोर से प्लेट में पटक दी। जिंदगी भर कुछ सीखा नहीं, एक रोटी गरम करने की भी औकात नहीं है तुम में? जिंदगी भर कुछ सीखा नहीं, एक रोटी गरम करने की भी औकात नहीं है तुम में? मधु चौंक गई। अरे, शायद गैस कम हो गई थी। मैं अभी गरम कर देती हूँ। गैस कम हो गई, बहाने बनाना ही सीखा है। क्या काम आती हो तुम? घर भी ठीक से नहीं संभाल सकती। तुम्हारी वजह से ही नंदिनी इस कदर बिगड़ गई है। उसकी हरकतों पर तुम्हारी चुप्पी ही तो उसे बढ़ावा देती है। गैसेस कम हो गई, बहाने बनाना हाय सीखा है।
क्या काम आती हो तुम? घर भी ठीक से नहीं संभल सकती, तुम्हारी वजह से ही नंदिनी इस कादर बिगड़ गई है। उसकी हरकतों पर तुम्हारी छुपी हाइट यूज बढ़वा देती है। हर शब्द ने मधु को किसी छुरी की तरह चुभा, उनके हाथ कांपने लगे, उन्होंने सिर झुकाए रखा। बिना कुछ कहे वह ठंडी रोटी उठाने लगी, उनकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे उन पर कोई अदृश्य बोझ लदा हो। उनकी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया, रोना और भी बड़ा पाप होता। नंदू अपने कमरे से बाहर आ रही थी कि यह सब देख लिया। वह दरवाजे पर ठिठक गई, उसके पैर जम गए, उसकी सांसें रुक सी गईं। बाहर वह मालती जैसी औरतों को हिम्मत देती थी, उनके लिए लड़ती थी, पर यहाँ अपने पिता के सामने उसकी जुबान सूख गई। वह बस देखती रह गई, जैसे कोई बाहरी दर्शक हो। उसकी माँ का अपमान और उसकी खुद की बेबसी। बड़की अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, न गुस्सा न दुख, बस एक सूनापन, जैसे वह इस सब के आदी हो चुकी हों, जैसे यही जिंदगी का नियम हो। रात को नंदू को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसे अपने कमरे की दीवार से सटे माता-पिता के कमरे से हल्के-हल्के रोने की आवाजें आईं। माँ के रोने की आवाज दबी हुई, मगर दर्द से भरी हुई। उसने तकिया सिर से लगा लिया, लेकिन वह आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। यह था औरतों का आतंक, जो चुपचाप रोता है, जो दिखाई नहीं देता, मगर जो हड्डियों तक में उतर जाता है। चाय पर चुगली और छुपा हुआ सच। अगले दिन सुबह चाची छाया का फोन आया। वह राजेश की बहन थी और पास ही रहती थी। आज दोपहर चाय पर आने की बात हुई। छाया मामी को गप्पे मारने और दूसरों के जीवन पर टिप्पणी करने का बहुत शौक था। अरे भई नंदू बेटा, छाया मामी ने चाय का कप लेते हुए आवाज लगाई जैसे ही नंदू बैठक में दाखिल हुई। तुम्हारी शादी की बात कैसी चल रही है? विक्रम से बात हुई? उम्र हो गई है तुम्हारी भी। बेटा, लड़कियों को समझना चाहिए, उनकी असली जगह घर है। देखो न, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ कितनी चिंता करती है। लड़कियों को समझना चाहिए, उनकी असली जगह घर है। देखो ना, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ कितनी चिंता करती है। नंदू चुप रही, उसे पता था कि जवाब देना सिर्फ और बहस को न्योता देना होगा। और मधु भाभी, छाया ने मधु की तरफ मुड़कर कहा, जो चुपचाप बिस्किट परोस रही थी। तुम भी कुछ कहो अपनी बेटी को। हमारे ज़माने में तो शादी के बाद नौकरी का सवाल ही नहीं उठता था, पति और ससुराल ही सब कुछ होते थे। उसकी नज़रें मधु के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे कुछ तलाश रही हो। तुम तो जानती ही हो ना भाभी, शुरुआती दिन कितने मुश्किल भरे होते हैं, खासकर जब लड़की का मन कहीं और ही लगा हो। मधु का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनका हाथ जो बिस्किट की प्लेट थामे हुए था, कांप गया। एक बिस्किट प्लेट से गिर पड़ा। छाया, उनकी आवाज लड़खड़ाई, वो सब बीते ज़माने की बातें हैं, अब क्यों? अरे हाँ हाँ, बीती तासीर भूल जाओ, छाया ने हाथ हिलाते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। बस यूं ही कह दिया, तुम तो जानती हो, मेरा मतलब तुम्हारे शुरुआती साल तो बहुत टेढ़े थे ना। राजेश भैया को भी बहुत सहना पड़ा। नंदू ने अपनी माँ का चेहरा देखा, डर, शर्म, एक गहरा दर्द। छाया मामी की बातों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी माँ के अतीत से जुड़ा था, कुछ ऐसा जिसे दबा दिया गया था। उसे अचानक एक ठंडी लहर ने छू लिया। यह आतंक सिर्फ आज का नहीं था, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। डॉक्टर की चिंता और एक धुंधली तस्वीर। मधु की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना। राजेश इसे औरतों वाली कमजोरी कहकर टाल देते, लेकिन नंदू ने डॉक्टर आनंद को बुला लिया। डॉक्टर आनंद परिवार के पुराने मित्र और चिकित्सक थे। जांच के बाद डॉक्टर आनंद का चेहरा गंभीर था। मधु जी, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया है, साथ ही बहुत ज्यादा तनाव के लक्षण हैं। उन्होंने राजेश की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़े थे। राजेश जी,
मधु जी को पूरा आराम चाहिए, खाने पीने का पूरा ध्यान। और उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, शरीर के साथ मन का भी ख्याल रखना पड़ता है, कभी कभी बातचीत से भी फर्क पड़ता है। तनाव ये सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर के साथ मन का भी ख्याल रखना पड़ता है, कभी कभी बातचीत से भी फर्क पड़ता है। तनाव ये सबसे बड़ा दुश्मन है। राजेश ने अविश्वास से सिर हिलाया। तनाव? किस बात का तनाव? घर में सब कुछ तो है, ये तो औरतों की कमजोरी है। डॉक्टर साहब दवाई दे दो, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आनंद ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने नंदू की तरफ देखा। नंदू की आंखों में सवाल थे। डॉक्टर ने मुश्किल से ही सही, लेकिन एक इशारा किया था। इस इशारे में चिंता थी और कुछ कहा न जा सकने वाली बातें भी। कुछ दिन बाद मधु आराम कर रही थी। नंदू उनके कमरे में उनकी देखभाल कर रही थी। दवाई के डिब्बे रखने के लिए उसे अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में एक पुराना सूटकेस दिखा। जिज्ञासावश उसने उसे उतारा। धूल से भरा हुआ। उसे खोलने पर अंदर पुराने कपड़े, कुछ चूड़ियां और एक पुराना फोटो एल्बम मिला। एल्बम के बीच में एक तस्वीर फंसी हुई थी। नंदू ने उसे निकाला। तस्वीर में उसकी माँ थी, मगर वैसी नहीं जैसी नंदू ने कभी देखी थी। यह मधु शायद 20-22 साल की थी। उनके चेहरे पर एक चमक थी, एक उम्मीद। उनकी आंखों में जीवन था और सबसे बड़ी बात, वह एक युवक के साथ खड़ी थी जिसके हाथ उनके कंधों पर थे। दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। वह युवक राजेश शर्मा नहीं था। नंदू की सांस रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कौन था? उसकी माँ के चेहरे पर यह खुशी कब थी और कहाँ गई यह खुशी? तभी मधु कमरे में आ गई। उनकी नज़र नंदू के हाथ में पकड़ी उस तस्वीर पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर मधु का चेहरा भय से विकृत हो गया। नंदू, यह यह क्या पकड़ा है तुमने? वह तेजी से आगे बढ़ी और तस्वीर छीनने की कोशिश की। कुछ नहीं, पुरानी फोटो है। फेंक दे इसे, अभी फेंक दे। कुछ नहीं, पुरानी फोटो है, फेंक दे आईसी, अभी फेंक दे। मान, यह कौन है? नंदू ने पूछा, तस्वीर को सुरक्षित दूर रखते हुए। तुम इतनी खुश कब थीं? यह शख्स कौन है? मधु ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उनके कंधे डर से कांप रहे थे। ना, मत पूछो नंदू, वो सब बीत गया, भूल जाओ ये तस्वीर। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो? उनकी आवाज दम घुटने सी लग रही थी। नंदू के सामने उसकी माँ की जवानी का एक झरोखा खुला था, एक प्रेम, एक खुशी जिसे किसी ने कुचल दिया था, और उस कुचलने वाले का नाम शायद इस परंपरा या फिर राजेश शर्मा था। यह तस्वीर थी आतंक के शुरुआत की। नंदू को अब समझ में आने लगा था कि उसकी माँ की चुप्पी, उनका डर, उनकी खोई हुई जिंदगी उसकी अपनी कहानी से कहीं ज्यादा पुरानी थी। और इस कहानी को जानने की चाबी शायद उस घर की एक और महिला के पास थी, बड़की अम्मा के पास। कहानी जारी रहेगी। आगे के कुछ प्रमुख घटनाएं। एक, बड़की अम्मा का राज। नंदू की जिद के आगे बड़की अम्मा टूटती हैं और बताती हैं कि मधु को लखनऊ में एक मुस्लिम युवक इरफान से प्रेम था। परिवार ने जबरन उसकी शादी राजेश से कर दी। उसका प्यार था, पर धर्म, समाज सब खत्म कर देता है। उसका प्यार था, पर धर्म, समाज सब खत्म कर देता है। विक्रम का असली चेहरा। नंदू के फैंसी विक्रम का असली रंग तब दिखता है जब वह उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने या कम करने के लिए दबाव डालता है। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, नंदू फैमिली है। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, नंदू फैमिली है। डॉक्टर का खुलासा। डॉक्टर आनंद नंदू को बताते हैं कि मधु सालों से डिप्रेशन में है और उनके शरीर पर कुछ पुराने चोट के निशान हैं जो हाथ से के निशान नहीं लगते। मैं डॉक्टर हूँ नंदिनी, मैं दर्द को पहचानता हूँ, चाहे वो दिखे या न दिखे। मैं डॉक्टर हूँ नंदिनी।
मैं दर्द को पहचानता हूँ, चाहे वो दिखे या ना दिखे। हिंसक विस्फोट। नंदू द्वारा एक दोस्त को उसके पति से बचाने पर राजेश का गुस्सा भयंकर रूप लेता है। वह नंदू को पीटने को उद्यत होता है। तभी मधु बीच में आती है। राजेश मधु को धक्का देते हैं। बस। राजेश बहुत हो गया, मेरी बेटी सही कहती है। बस। राजेश बहुत हो गया, मेरी बेटी सही कहती है। मधु का पहला खुला विद्रोह। बड़की अम्मा का दर्दनाक अतीत। फ्लैशबैक। बड़की अम्मा खुद एक बेहद क्रूर पति की पीड़िता थी। उन्हें गर्भपात के लिए मारा गया, अंधेरी कोठरी में बंद किया गया। हम औरत जन्म ही कसूर है। बेटी पहले पिता, फिर पति, फिर बेटा, हर कोई मारता है। हम औरत जन्म ही कसूर है। बेटी पहले पिता, फिर पति, फिर बेटा, हर कोई मारता है। यह आतंक 3 पीढ़ियों से चला आ रहा था। आगजनी और मुक्ति। चरमोत्कर्ष पर एक हिंसक झगड़े के दौरान दिया गिरकर पर्दे पर आग लगा देता है। भगदड़ में मधु और नंदू खुद को बाहर निकालती हैं। राजेश और बड़की अम्मा भी बच जाते हैं। लेकिन उस जलते हुए घर के साथ जलता है पुराना दमन और डर का आतंक। मधु पहली बार आजाद हवा में सांस लेती है। नंदू समझती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन चुप्पी टूट चुकी है। उन्होंने अपने भीतर के आतंक को हरा दिया है।